हेलो स्टूडेंट, आज से पहले में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के इतिहास का 5वां अध्याय मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया का अंतिम भाग 14 देखेंगे। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर में अभी तक हमने प्रिंट, छापाखाना से रिलेटेड जो है प्रिंटिंग प्रेस से रिलेटेड बहुत सारी चीजों को हमने समझा। और आज हम अपने इस लास्ट लेक्चर में समझेंगे कि प्रिंट और प्रतिबंध यानी कि प्रिंट एंड सेंसरशिप। तो सबसे पहले बच्चों आपको ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सेंसरशिप क्या होती है। मुझे लगता है कि आप में से शायद बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने सेंसरशिप शब्द जो है वो इससे पहले भी सुना होगा। सेंसरशिप लाइक कि अगर हम फिल्मों की भी बात करें तो आपने देखा होगा कि एक फिल्मों को भी ये देखने के लिए उनको भी मतलब कि कौन सी फिल्में जो है वो उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, तो उसके लिए सेंसर बोर्ड होता है ना। तो इस तरीके से जो है अगर हम बोले तो ये एक एक्ट है। तो इस एक्ट के थ्रू अगर हम बात करें तो किसी भी चीज को जो है वो सेंसर करना ही सेंसरशिप होता है। तो सेंसर मीन्स कि किसी चीज को अगर वो किसी चीज पर प्रतिबंध लगा दिया जाए तो उसे हम सेंसरशिप कहते हैं। अगर हम देखते हैं तो क्या हुआ कि देखो, प्रिंट पर सेंसरशिप की आवश्यकता क्यों पड़ी, आपके मन में ये भी चीज आएगी क्योंकि प्रिंट कल्चर जो है, अगर हम भारत की बात कर रहे हैं तो प्रिंट कल्चर जो है वो अपने साथ एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जो होता है वो साथ साथ लेकर आ रहा था भारत में, और वो था राष्ट्रवाद का विकास। लोगों के जो विचार थे वो अपने विचारों के अभिव्यक्ति कर सकते थे, और बहुत सारे लोगों तक जो होता है वो विचार अब पहुंच रहे थे। तो इस समय आप जानते हैं क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का जब समय था तो उसने जो है ये सेंसरशिप स्पेशली लाया था इंडिया में। तो वो इसीलिए लाया था कि भारत में जो राष्ट्रवाद का विकास हो रहा है उसके प्रसार को रोकने के लिए। तो आज हम इन्हीं सब चीजों को अपने इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है पहले एक व्यापार के उद्देश्य से आई थी, लेकिन जब उन्होंने भारत की दशा को देखा तो उसमें जो है उनका एक राजनीतिक जो है हस्तक्षेप करना उन्होंने प्रारंभ किया, और फिर हम देख सकते हैं कि भारत की राजनीतिक सत्ता भी जो है वो बन गई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत 1798 से पहले का औपनिवेशिक शासन सेंसरशिप या पाबंदी लगाने के बारे में ज्यादा परेशान नहीं था। अगर हम ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब अगर हम 1798 से पहले का अगर हम देखें कि जो औपनिवेशिक शासन व्यवस्था थी वो इतना ज्यादा सेंसरशिप पर जो है उन्होंने जोर नहीं दिया था। मजेदार बात तो ये है कि मुद्रित सामग्री को नियंत्रित करने के इसके शुरुआती कदम कंपनी के कुप्रशासन की आलोचना करने वाले और कंपनी के हुक्मरानों के काम को कोसने वाले अंग्रेजों के खिलाफ उठे थे। तो शुरू में जो है देखिए क्या हुआ कि इन्होंने किस तरीके से यूज किया। तो ब्रिटिशर्स ने जो सेंसरशिप लगाई वो इस उद्देश्य से लगाई कि अगर जो लोग कंपनी के प्रशासन के बारे में जो है उनकी आलोचना कर रहे थे, उनके बारे में बता रहे थे, उनकी कमियों को बता रहे थे, या जो ब्रिटिश कंपनी के हुक्म को नहीं मान रहे थे, उन सब लोगों के खिलाफ जो है अंग्रेजों ने क्या किया था, अपने इस कानून का उन्होंने उपयोग किया और उन सभी की आवाज को उन्होंने दबाने का प्रयास किया। कंपनी को क्यों किया? क्योंकि कंपनी को इस बात की चिंता थी कि इन आलोचनाओं का लाभ उठाकर इंग्लैंड में बैठे उनके निंदक कहीं भारत में इनके व्यापारिक एकाधिकार पर हमला न बोल दे। आप जैसे जानते हैं कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार मिल गया था, मतलब कि व्यापार जो है वो केवल ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कर सकती है, तो उनको इस तरीके से इसका एक एकाधिकार मिला था। लेकिन अभी भी जो कंपनी के जो लोग थे उनको ये डर था कि कहीं अगर बहुत ज्यादा उनकी क्रिटिसाइज हुई, उनकी आलोचना हुई, तो ऐसा ना हो कि जो उनके प्रतिद्वंदी हैं वो इस चीज का लाभ उठा ले और वो जो है इनके व्यापारिक एकाधिकार पर जो है वो हमला कर दे। इसीलिए इन्होंने कंपनी के खिलाफ जो भी कोई बोला, कंपनी के प्रशासन के बारे में जिसने भी आलोचना की, या फिर कंपनी के हुक्म को जिस जिस भी लोगों ने नहीं माना, उन सब के खिलाफ जो है इन्होंने सेंसरशिप लगाई या उन पर प्रतिबंध लगाया। कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय ने 1820 के दशक तक प्रेस की आजादी को नियंत्रित करने वाले कुछ कानून पास किए, और कंपनी ने ब्रितानी शासन का उत्सव मनाने वाले अखबारों के प्रकाशन को प्रोत्साहन देना चालू कर दिया।
देखिए धीरे धीरे जैसे जैसे कंपनी का राजनीतिक पावर बढ़ता चला गया, वैसे वैसे अपने इस राजनीतिक या पॉलिटिकल जो उनके पावर थे उनको उन्होंने मिसयूज करना प्रारंभ कर दिया और अपने यूज के लिए जो है केवल अपने लाभ के लिए इसका यूज किया। और यही उन्होंने जो है 1820 तक किया कि उस समय जो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय था वहां पे उन्होंने एक मतलब इस तरीके से कानून आया, कानून पास हुआ कि भाई प्रेस की आजादी को कुछ तरीके से जो है वह नियंत्रित करना आवश्यक है। तो इसके लिए उन्होंने कानून पास करवाया। और कंपनी ने एक कार्य ये किया कि जो अब ब्रिटेन की जो सरकार है, जो कंपनी है, उनको उनके फेवर में जो लिख रहे हैं, जो उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं या उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें लिख रहे हैं, उन अखबारों के प्रकाशन को उन्होंने ज्यादा से ज्यादा जो है वो प्रोत्साहन दिया, उनको आगे बढ़ाने में जो है उनका सहयोग प्रदान किया। अंग्रेजी और देसी भाषाओं के अखबार संपादकों द्वारा गुहार और अर्जी लगाने के बाद 1835 में गवर्नर जनरल बेंटिंग प्रेस कानून की पुनः समीक्षा करने के लिए राजी हो गए। लेकिन ये बहुत ज्यादा प्रतिबंध लगाया गया था, तो बहुत सारे जो वर्नाकुलर लैंग्वेज जो थे, जो देशी भाषाएं हैं, उनके अखबार के जो संपादक थे, जो एडिटर थे, उन्होंने ये कहा, उन्होंने बार बार जो उन्होंने अपनी अर्जी लगाई, तो जिसके दबाव के चलते 1835 में जो तत्कालीन गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग, उन्होंने प्रेस की कानून की पुनः समीक्षा करने के लिए वो राजी हो गए कि चलिए इसमें जो है कुछ अगर इसकी फिर से एक बार समीक्षा कर ली जाए और अगर इसमें कुछ सुधार हो सकता है तो वो देख लिया जाएगा। फिर उदारवादी औपनिवेशिक अफसर थॉमस मैकॉले ने पहले की आजादियों को बहाल करते हुए कुछ नए कानून बनाए। उसके बाद जो एक उदारवादी औपनिवेशक आए जो कि मैकाले थे, और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने भी जो है भाई ये कहा कि ठीक है, अगर कुछ फ्रीडम्स पहले से जो मिली हुई थी तो उन कानून को जो है उन्होंने फिर से बहाल कर दिया। 1857 के विद्रोह, आप जानते हैं 1857 के विद्रोह के बाद प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति रवैया बदल गया। 1857 का विद्रोह जो है वो बहुत बड़ा विद्रोह था और इसने ब्रिटिश शासन व्यवस्था की पूरी नींव जो है वो हिलाकर रख दी थी। ब्रिटिश अब समझ गए थे कि अगर ये राष्ट्रवादी जो है भावनाएं इन्हें रोका नहीं गया तो फिर जो है अब वो ज्यादा समय तक यहाँ पे नहीं टिक पाएंगे। इसीलिए जो है 1857 के बाद ब्रिटिशर्स की बहुत सारी पॉलिसी जो है वो इंडिया के दृष्टिकोण में चेंज होने लगी, और यही हुआ था प्रेस के दृष्टिकोण में भी। 1857 के विद्रोह के बाद जो प्रेस को स्वतंत्रता मिल गई थी अभी, उन सभी स्वतंत्रता के प्रति जो है अब एक बहुत ही ज्यादा कठोर रवैया अपनाया गया था। क्रुद्ध अंग्रेजों ने देसी प्रेस का मुंह बंद करने की मांग की और जो भाषाई समाचार पत्र राष्ट्रवाद से समर्थन में मुखर होते गए, त्यों त्यों औपनिवेशिक सरकार में कड़े नियंत्रण के प्रस्ताव पर बहस तेज होने लगी। अब उन्होंने ये मांग की क्योंकि जो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में जो भी समाचार पत्र राष्ट्रवाद का समर्थन कर रहे थे, तो उन सभी का जो है उन्होंने कहा कि उनका मुंह बंद कर दिया जाए। लेकिन जैसे जैसे ये सरकार में कड़े नियंत्रण हो रहे थे, वैसे वैसे राष्ट्रवाद के समर्थन में भी लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा आगे आ रहे थे। एक आयरिश प्रेस कानून के तर्ज पर 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू कर दिया गया और इससे सरकार को भाषाई प्रेस में छपी रपट और संपादकीय को सेंसर करने का व्यापक हल मिल गया। एक बहुत बड़ा जो है 1878 में बहुत बड़ा एक्ट पास किया गया था, उसमें लॉर्ड लिटन जो यहाँ के गवर्नर जनरल थे, और उनके समय में जो है एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कहा था। और एक्चुअली में देखे तो ये बहुत ही ज्यादा एक तरीके से प्रेस की आजादी को छीनने वाला जो है वह एक्ट था, जिसका कि भारतीयों द्वारा बहुत ज्यादा विरोध भी किया गया था। और इसमें क्या किया गया था कि सरकार जो है वो किसी भी तरीके के जो राष्ट्रवादी अगर भावनाएं होंगी या किसी भी तरीके से जो है वो अगर ऐसे विचार होंगे तो उन सभी को वो ऐसे अखबारों को जो है पूरी तरीके से बैन कर देगी और उसकी उसको जो होता है किसी भी तरीके से अपने विचारों को व्यक्त करने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। तो इससे सरकार को क्या हो गया कि भाषाई प्रेस में जो छपी जो रिपोर्ट होती थी और जो संपादकीय होते थे, क्योंकि भारत में बहुत सारे लोकल लैंग्वेजेस वगैरह है जहाँ पे अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग भाषाएं थी, तो उन सभी भाषाओं को सेंसर करने का व्यापक हल मिल गया कि भाई जिसपे उनको लगता था वो प्रतिबंध लगा देते थे। अब से सरकार ने विभिन्न प्रदेशों से छपने वाली भाषाई अखबारों पर नियमित नजर रखना शुरू कर दिया। अब उन्होंने क्या किया कि भाई कोई भी राष्ट्रवादी बातें ना हो या उसको जो है पुरजोर उसको समर्थन ना मिले, इस वजह से उन्होंने भारत के विभिन्न प्रदेशों में जो छपने वाले जो लोकल लैंग्वेज के जो अखबार थे, जो वर्नाकुलर लैंग्वेज में आने वाले जो न्यूज़पेपर थे, उन पर अब जो है उन्होंने बहुत ज्यादा नजर रखना प्रारंभ कर दिया।
अगर किसी रपट को बागी करार दिया जाता तो अखबार को पहले चेतावनी दी जाती थी, और अगर चेतावनी की अनसुनी हुई तो अखबार को जब्त किया जाता था और छपाई की मशीनें छीन ली जाती थी। आप देखिए किस तरीके से फ्रीडम जो है, किसी को भी अपने विचार को व्यक्त करने की जो है वो स्वतंत्रता है, लेकिन उस समय देखिए किस तरीके से जो होता है ये हमारे फ्रीडम को छीना जाने वाला जो है वो ये कानून अंग्रेजों ने लाया। और आप अपनी बात नहीं रख सकते थे। अगर आप ऐसा करते थे तो उसको जो है मतलब उसके लिए या तो वो अखबार को जब्त कर लिया जाता था, या फिर जो छपाई की मशीनें हैं वो छीन ली जाती थी। मतलब किसी भी तरीके से उनको रोकने का प्रयास किया जाता था। लेकिन दमन की नीति के बावजूद राष्ट्रवादी अखबार देश के हर कोनों में बढ़ते और फैलते गए। उन्होंने औपनिवेशिक कुशासन की रिपोर्टिंग और राष्ट्रवादी ताकतों की हौसला अफजाई जारी रखी। राष्ट्रवादी आलोचना को खामोश करने की तमाम कोशिशों का उग्र विरोध हुआ। लेकिन एक चीज और होता है बच्चों, अगर आप किसी चीज को बहुत ज्यादा रोकते हैं तो दूसरी ओर बोलते ना क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तो अगर वो यहाँ पे रोके हैं तो उसके विपरीत जो है लोगों ने उतनी ही ज्यादा राष्ट्रवाद की भावना का उनमें संचार हुआ, और उन्होंने भी जो है उतनी ही ज्यादा जो है अपनी ताकतों को जो है अपनी हौसला अफजाई को उन्होंने जारी रखा। इन तमाम विरोध होने के बावजूद भी उनकी कोशिश जो है वो कम नहीं हुई, बल्कि और बढ़ती ही चली गई। जब पंजाब के क्रांतिकारियों को 1907 में काला पानी भेजा गया तो बाल गंगाधर तिलक ने, आप जानते हैं कि बाल गंगाधर तिलक जो थे वो बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर हुए हमारे देश में, और उन्होंने बहुत अच्छा उनका एक अखबार था जो कि केसरी था। तो उन्होंने अपने केसरी में जो है उन पंजाब के जो क्रांतिकारी थे उनके प्रति बहुत गहरी हमदर्दी जताई, और नतीजे के तौर पर क्या किया गया कि जब उन्होंने अपने अखबार के माध्यम से उन लोगों के प्रति जो क्रांतिकारी थे उनके प्रति जब हमदर्दी जताई, तो इसके तौर पे उनको 1908 में कैद कर लिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत भर में व्यापक विरोध हुआ। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या पढ़ा और क्या सीखा? आज हमने ये देखा बच्चों कि किस तरीके से प्रिंट और उसकी सेंसरशिप, यानी कि प्रिंट और प्रतिबंध को हमने समझने का प्रयास किया कि किस तरीके से जो है वो ब्रिटिशर्स ने अपने हितों के लिए जो है सेंसरशिप एक्ट यहाँ लाया। लेकिन उसके बावजूद भी जो जिसका मुख्य रूप से उनका ये उद्देश्य था कि राष्ट्रवादी भावनाओं के प्रसार को रोका जाए, लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो राष्ट्रवादी भावनाओं को वो रोक नहीं सके, और ये जो है हर जनमानस तक पहुंच गई।